हेलो एवरीवन, आज हम हमारी एक और क्लास में मिलेंगे आप सभी से। उस क्लास का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत अच्छा रिवीजन करेंगे और उस अच्छे रिवीजन में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे आप सभी के सामने। तो सबसे पहले आपको मैं चैप्टर बता दूं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो पहले तो आपको इस इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ध्यान रखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे जो पहला चैप्टर है वो आएगा आपका मटेरियल कंट्रोल। आई बात समझ में? जो सबसे पहला चैप्टर है वो क्या आएगा आपका मटेरियल कंट्रोल। क्लियर है? और अब इसकी बात करेंगे कि मटेरियल कंट्रोल के बाद जो अगला चैप्टर है वो है लेबर कंट्रोल 2। लेबर कंट्रोल 2 जिसको मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन भी बोला जाता है। मतलब लाइक आप ये देख सकते हो कि हाल्से रोवन के नाम से जाना जाता है ये चैप्टर, हेल्से और रोवन के नाम से। फिर थर्ड है हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड ले लो यहाँ पर सेकंड। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बोला जाता है इसको। और जैसे बहुत सिंपल सी बात मैंने आपसे बोली कि इसमें ना मशीन हावर के नाम से जाना जाता है। जैसे ना बहुत सारे चैप्टर को नहीं पहचाना जाता है ऐसे नाम से, इसको जाना जाता है मशीन हावर के नाम से। फिर हमारे पास एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है कोस्ट, जिसका क्या होता है कोस्ट शीट। हालांकि इस चैप्टर का नाम यूनिट कोस्ट होता है, लेकिन इस चैप्टर को किस नाम से जाना जाता है? कोस्ट शीट के नाम से। और हमारा चैप्टर होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। और फिर हमारा चैप्टर एक और है जो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हर एक चैप्टर के बारे में कुछ कुछ फॉर्मूला देखेंगे और कुछ कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे हम सभी। तो आप सभी यहाँ ध्यान से समझना। और आपके पास जो आरबीडी अवेलेबल होती है वो भी, उसके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टेंट बता देंगे। ठीक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर में फर्स्ट है मटेरियल कंट्रोल। पहले चैप्टर का नाम लिख लो, 1 मिनट 10 सेकंड दे रहा हूँ। देखो सभी, अब सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल। अब ये मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या आता है देखना सभी। मटेरियल कंट्रोल के अंदर टोटल 2 पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं आपके फॉर्मूलाज और एक होता है आपका फॉर्मेट। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ कि आपके पास मटेरियल कंट्रोल के अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। अब वो कुछ फॉर्मूलाज क्या है? जैसे मैंने पहला वाला फॉर्मूला यहाँ ले लिया आप सभी के सामने, EOQ, जिसको क्या बोला जाता है? ROQ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, रूट 2CO डिवाइड में क्या होता है? UI।
अगर आपको ये जनरली कितने क्वेश्चन में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में फॉर्मूला पूछ सकता है, तो बच्चे हर वक्त हमेशा गलती करके आते हैं, वो सीधा सीधा लिख के आ जाता है EOQ इक्वल टू √2CU डिवाइड में UI। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट ही नहीं हुआ आपका, एक ही मार्क्स से कंप्लीट हुआ ये आपका। कंप्लीट कब होता है? जब इसके आप रियल मीनिंग भी लिख देते हो, एनुअल कंजप्शंस, ठीक है, और वो का मतलब क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यू का मतलब यहाँ हो गया यूनिट कॉस्ट, और आई का मतलब हो गया यहाँ पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जो किस में आएगा एक तरीके से हमारे सामने परसेंटेज में। समझ आ गई बात आपको? तो सिंपल सा मैंने आपको बोला ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा सा फास्टली चलेंगे, ध्यान से समझना। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, मतलब पूरे साल में आपने ऑर्डर कितने दिए, और फॉर्मूला है C डिवाइड में क्या आ जाएगा? EOQ। C डिवाइड में क्या आ जाएगा? EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। थर्ड फॉर्मूला होता है टाइम गैप बिटवीन, हाँ, नंबर ऑफ क्या आ जाएगा बेटा? डेज या मंथ, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो, और डिवाइड में जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। फिर आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है वो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है फोर्थ आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में सबसे पहला फॉर्मूले का नाम क्या है आपका? परचेज कॉस्ट। C मल्टीप्लाई क्या करोगे? U। परचेज कॉस्ट का मतलब होता है कि आपका जो मार्केट में गुड्स परचेज करके लेके आते हो फॉर कंजप्शन, तो वो गुड्स को क्या करना होता है? आपका बिल बनता है उस गुड्स का, तो गुड्स का बिल बनता है तो C मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप लोग? U। मतलब C मतलब एनुअल कंजप्शन और मल्टीप्लाई बाय यूनिट। बोले 10,000 यूनिट आपने परचेस करी तो एक यूनिट की प्राइस 2 रुपये, तो 20,000 का बिल बन गया। तो वो जो बिल है वो परचेस कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है C डिवाइड बाय EOQ और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? O। कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है EOQ डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, और इनटू में क्या करोगे आप? UI। ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगी। आपको कभी कभी जनरली ये पूछ लेता है कि मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट निकालो, तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दोनों को मिला के अगर कॉस्ट जोड़ दोगे तो आपकी वो कौन सी कॉस्ट बन जाएगी? मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट बन जाएगी। तो टोटल बताओ इसके कितने फॉर्मूले पढ़े बेटा अपन ने? 4। पहला बताओ EOQ √2CU डिवाइड में UI। समझ आ गई बात? दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर C डिवाइड में EOQ। टाइम के बिटवीन टू ऑर्डर, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। हर एक फॉर्मूला पिछला वाला फॉर्मूला अगले वाले फॉर्मूले में डिवाइड में चल जाएगा। क्लियर है? फोर्थ फॉर्मूला क्या है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में कितने पॉइंट होते हैं? टोटल 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? परचेस कॉस्ट C मल्टीप्लाई बाय U, और दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? C डिवाइड में EOQ इंटू में O। कैरिंग कॉस्ट EOQ डिवाइड में 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय UI। अरे बात समझ में आ गई आपको? अब कुछ लेवल के फॉर्मूले होते हैं, स्टॉक लेवल के, वो वाले लेवल के नहीं, स्टॉक लेवल के फॉर्मूले होते हैं। जैसे पहला है री ऑर्डर लेवल, ठीक है। अब री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है, री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है कि आपको यहाँ लेना है मैक्सिमम कंजप्शन रेट, और मल्टीप्लाई क्या करोगे? मैक्सिमम री ऑर्डर, इसका नाम हो जाएगा मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। समझ गए आप लोग? तो मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। तो याद रखना है मैक्सिमम का। अब और करके एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है लीड टाइम। ये हो जाएगा आपका लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? यूजेज रेट, और प्लस में क्या करोगे? सेफ्टी स्टॉक। क्या करेंगे प्लस में अपन? सेफ्टी स्टॉक। यूजेज रेट का मतलब क्या होता है कि एक दिन में आपने कंजप्शन कितना किया, वो होता है यूजेस। तो C डिवाइड में क्या करोगे? नंबर ऑफ डेज। अरे समझ में आ गई आपको बात?
तो बताओ पांचवा फॉर्मूला क्या होगा रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। और करके फॉर्मूला क्या होता है लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय यूजेस रेट और प्लस क्या करोगे सेफ्टी स्टॉक। छठा फॉर्मूला क्या है आप सभी का, छठा फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, यहाँ क्या ले लो आप लोग ROL माइनस क्या करोगे नॉर्मल कंजप्शन रेट, यहाँ लिखेंगे नॉर्मल कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय क्या लिखोगे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक को ही क्या कहा जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल कहा जाता है। बेटा सेफ्टी स्टॉक को ही क्या कहा जाता है मिनिमम स्टॉक लेवल कहा जाता है। चलो कितने फॉर्मूले पढ़े, पांचवा छठा भी पढ़ लिया। क्या होता है रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, फिर लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय यूजेस रेट और प्लस सेफ्टी स्टॉक, फिर मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक को इस मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं, और रीऑर्डर लेवल माइनस क्या करोगे नॉर्मल कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। सातवां फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है कि ROL में किसको जोड़ दो आप लोग ROQ को, ROQ को क्या कहा जाता है बेटा EOQ कहा जाता है, माइनस वो मैक्सिमम कंजप्शन रेट है और ये कौन सा रेट है अपना मिनिमम कंजप्शन रेट। ठीक है, चलो समझ में आ गई कि आपको बात। अब ध्यान से समझना सभी कि क्या होता है क्या नहीं होता। टोटल कितने फॉर्मूले पढ़े बने बाद वाले, 3 फॉर्मूले पढ़े, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है रिपीट करोगे ROL प्लस क्या करोगे ROQ माइनस मिनिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और करके इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको बोला जाता है कि ROQ में आप किसको जोड़ दो सेफ्टी स्टॉक को, अरे ROQ में किसको जोड़ दो आप लोग सेफ्टी स्टॉक को। लास्ट एक फॉर्मूला होता है 8th फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम है एवरेज स्टॉक लेवल। क्या होता है एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है कि आप मिनिमम स्टॉक लेवल ले उसका आंसर उठा लेना है और प्लस कर देना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल और डिवाइड में क्या कर देना है 2। तो ये आपके टोटल 8 फॉर्मूलाज हो गए। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है आपका फॉर्मूला वाला वो कंप्लीट हो गया। चलो उसको लिखो फटाफट, 1 मिनट देता हूँ, फटाफट लिखना है। यस लिख लिया सभी ने। अब इस मेटेरियल कंट्रोल का सेकंड पार्ट सेकेंड पार्ट है इसका स्टोर लेजर। क्या है यहाँ स्टोर लेजर। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आपने पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अब लेकिन बट विश्वास है मुझे आप सभी ने पढ़े होंगे। बस बेसिक सा बता देते हैं। सबसे पहला ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में फीफो, यानी एक फीफो मेथड होता है। क्या होता है एक फीफो मेथड होता है, ध्यान से समझना। सेकंड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर थर्ड होता है सिंपल एवरेज
ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो सबसे पहले क्वांटिटी आती है सबसे पहले वही इशू होती है। लास्ट इन फर्स्ट में आउट में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में क्वांटिटी आती है हर बार सबसे पहले वही जाएगी। समझ आ गई बातों को। और सिंपल एवरेज में क्या होता है कि क्वांटिटी तो उठती है फीफो मेथड से, बट रेट का क्या करते हो आप, सिंपल सा एवरेज। 2 रेट है तो दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दिया, 3 है तो तीनों को जोड़ के 3 का डिवाइड कर दिया। फिर वेटेड एवरेज में क्या होता है कि बैलेंस के अमाउंट में बैलेंस की क्वांटिटी का क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। समझ आ गई बात आपको। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बता देता हूँ। मेथड नंबर एक तो 4 है और एक मेथड नंबर फर्स्ट और थर्ड है। ये 3 मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे 4 में से। समझ आ गई बात आपको। तो ये 4 मेथड है। फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता तो फॉर्मेट एक बार बेसिकली बता देते हैं, ऐसे ही ओरली बता देते हैं। सबसे पहले क्या आता है बेटा, फॉर्मेट डेट आती है और फिर क्या आता है आपको रिसिप्ट्स में GRMR नोट नंबर, क्वांटिटी रेट और अमाउंट, फिर इशू में रिक्विजिशन नंबर, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। समझ आ गई बात। फिर बैलेंस में कितने मेथड होते हैं, 2, क्वांटिटी और अमाउंट। समझ आ गई बात आपको। फिर रेट फॉर फर्दर इशू। चलो ये चीज़ आपके मेथड हो गए। तो इस मेथड में से आपको कुछ क्वेश्चन कर लेना हम सभी। तो मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो बहुत इजी है इसके क्वेश्चंस तो सारे। अगर थ्योरेटिकल आता है तो आपके थ्योरेटिकल या तो स्टोर लेजर से रिलेटेड आएगा, मतलब जो मटेरियल इशू करते हो आप सभी, और या फिर आपके लिए क्या आएगा कि वो फॉर्मूलाज पूछ लेगा आप सबसे। उस मटेरियल कंट्रोल के सारे क्या पूछ लेगा आपसे वो, और जैसे वो अगर फॉर्मूला पूछता है सारे के सारे, तो आप क्या करोगे, सारे फॉर्मूला याद करके लिख के क्या कर सकते हो, उसमें छोटा एक क्वेश्चन बना सकते हो ताकि वो पूरा क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप अपनी RBD में टिक लगा लीजिए, और जिनके पास RBD नहीं है तो मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूँगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे जो भीलवाड़ा साइड के हैं और नसीराबाद साइड के भी हैं, किशनगढ़ साइड के भी हैं, जिनके पास है ना 5 ईयर्स RBD सोल्ड नहीं है। कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है, और कुछ ऐसे हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होया करो। आपको बहुत बार बोल रखा है कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है उस पर पर्सनल मैसेज करो, मैं आपकी उस सीरीज़ में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क कर दूंगा अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो तो। समझ आ गई बात आपको। चलो अब आप पहले टिक मार्क कर लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग को। 2015 में निकालो, 2015 का है। थ्योरी प्रैक्टिकल तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं थ्योरेटिकल बता देता हूँ। प्रैक्टिकल तो आपको दिख जाएंगे ऐसे ही। 2016 में 2016 का क्वेश्चन नंबर 16, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है थ्योरी के वो आपको बता रहा हूँ कि 2016 का क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमेशा क्वेश्चन नंबर 16 में ही मिलेगा आपको। कुछ भी हो जाओ ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 में ही मिलेगा। ये ऑलवेज आपको क्वेश्चन नंबर 16 में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। हाँ बाकी ऑलमोस्ट इसके सब प्रैक्टिकल आए हुए हैं, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट इसके सब प्रैक्टिकल आए हुए हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे जाते हैं। यस, नेक्स्ट चैप्टर क्या था हमारा, लेबर कंट्रोल पार्ट 2, ठीक है, जिसको मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन भी बोला जाता है। तो सबसे पहला इसका फॉर्मूला है वो देखो ध्यान से, ये हो गया आपके लिए टाइम रेट बेसिस। क्या हो गया आपके लिए, टाइम रेट बेसिस के हिसाब से आपको पेमेंट करना है उस वर्कर को। तो फॉर्मूला होता है कि आप यहाँ लिखोगे टाइम टेकन और मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, रेट पर हार। और दूसरा क्या है, पीस रेट बेसिस। पीस रेट बेसिस, और पीस रेट बेसिस का फॉर्मूला होता है टाइम अलाउड
और मल्टीप्लाई बाय रेट पर हार, ठीक है। और करके इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, ठीक है। हाँ, तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो क्या होता है टाइम रेट बेसिस और एक क्या होता है पीस रेट बेसिस। समझ आएगा देखो, तो टाइम रेट बेसिस में क्या होता है टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट पर हार, और पीस रेट बेसिस में क्या होता है टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय रेट पर हार। क्लियर है क्या? और करके फॉर्मूला क्या होता है कि यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय यूनिट रेट पर यूनिट। अब क्या होते हैं हमारे पास कुछ बोनस होते हैं। अब बोनस में सबसे पहला जो बोनस होता है उसको ध्यान से समझना। पहला बोनस होता है हेल्थ से। अब हेल्थ से प्रीमियम प्लान क्या होता है, कुछ लोग उसको हाल से भी बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, हमको नाम से क्या करना है, हमको हमारे फॉर्मूले से मतलब है। फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर हार और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 50%, ठीक है। दूसरा होता है रोवन प्रीमियम प्लान। इसका फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन और डिवाइड में क्या करोगे टाइम और मल्टीप्लाई बाय 1 कोई बात नहीं, आगे पीछे चलेगा, लेकिन ये यहाँ पर ध्यान दे दो। देखो, ये दो बोनस प्लान होते हैं आपके। सबसे पहला क्या होता है हाल से और दूसरा क्या होता है रोवन। अब हेल्थ से हाल से जो भी है क्या होता है कि टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर हार और मल्टीप्लाई बाय 50%, और ये होता है टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर हार मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड। ये जो बोनस है वो कम मिलते हैं जब कोई भी वर्कर जैसे 10 घंटे का काम उसको दिया करने के लिए, उसने 8 घंटे में पूरा कर लिया, तो 2 घंटे उसने उस कंपनी के लिए क्या कर लिए, बचा ली, टाइम सेव कर लिया। तो टाइम सेव करने से कंपनी खुश होकर क्या देती है, बोनस देती है। अब वो बोनस देती है चाहे किसी भी वे से बोनस दे, ये 2 पॉइंट तो सेम रहेंगे हमारे, टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट पर हार। बस क्या है कि हाल से आ जाता है तो 50% या फिर जो परसेंटेज बोल रखा है वो, और दूसरा क्या आ जाता है ड्रोवन में क्या करोगे टाइम टेकन के डिवाइड में क्या कर दोगे टाइम अलाउड। अरे बात समझ में आ गई क्या आपको? तो लेबर कंट्रोल के भी कुछ बड़े क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों से विनती है ध्यान से समझिएगा आप सभी इसको। तो इस चैप्टर से भी मतलब लेबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं टिक कर देता हूँ, वो भी आप लिख लो सभी। लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाँ, एक इसका एक चैप्टर नंबर और होता है लेबर कंट्रोल फर्स्ट, जिसको लेबर टर्नओवर भी बोला जाता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बताएंगे। तो चौथा और जो मतलब 4th और जो 5th चैप्टर है लेबर कंट्रोल फर्स्ट और लेबर कंट्रोल सेकंड, तो उसके क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 16, जो कि कहाँ आया है 2015 में, ये भी आपको 16 में मिलेगा। बहुत है, इसका भी एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल है जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। जल्दी लिखो। यस, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर हुआ है हमने, है ना? यस सर। देखो सभी,
नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 7 है वो है बेटा आपका मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना, ओवरहेड सेकंड। अब जो ओवरहेड जो सेकंड होता है ना, अब उस मेथड में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लोगों के आते हैं, वैसे तो उनको थ्योरेटिकल भी आते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है कि आपको मशीन हावर रेट निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? कि 1 घंटे की मशीन की रेट कितनी होगी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल बता देता हूँ, मतलब थ्योरी बता देता हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट रहेगी। एक तो 2015, 2015, क्वेश्चन नंबर 16, 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 में मिलेंगे आपको। और एक है 2017 का 17। ये क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझना आप सभी। देखो चलो, ये आपका चैप्टर नंबर है, वो हो जाएगा ओवरहेड सेकंड, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शंस। इन दोनों क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा ये। बाकी एक दिन में तो देखो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होते, और बना भी दूंगा अगर रिकॉर्डिंग आपके, तो आप वो एक दिन में सीख के प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। अगला चैप्टर है कोस्ट शीट। तो कोस्ट शीट का परफॉर्मा बहुत अच्छे से याद करके जाना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कोस्ट शीट का आपको क्या याद रखना है? परफॉर्मा। अब वो परफॉर्मा क्या है, कैसे है, देख सकते हो बोले चाहे आप, तो छोटे से शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपका ये परफॉर्मा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखोगे ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल, प्लस क्या करोगे? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, प्लस अगर आपके पास क्या हो, कोई कैरेज इनवर्ड हो तो वो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस हो जाएगा। फिर माइनस क्या आ जाएगा? सेल ऑफ स्क्रैप, तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। फिर ऐड करना होता है डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, जिसको प्रोडक्टिव वेजेस भी बोला जाता है। और क्या लिखोगे यहाँ पर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको चार्जेबल एक्सपेंस भी बोला जाता है। इन तीनों को मिला के क्या बनती है बेटा? प्राइम कॉस्ट। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास, समझ आई बात? प्राइम कॉस्ट 3 चीज़ों से मिलके बनती है। डायरेक्ट मटेरियल से बनती है, डायरेक्ट लेबर से बनती है, और डायरेक्ट किससे बनती है? एक्सपेंस से बनती है। समझ आ गई बात? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल। तो अगर आपको ऐसा दे सकता है कि भाई तीनों की वैल्यू दे दी और क्या फाइंड करने के लिए बोल दिया? प्राइम कॉस्ट, तो तीनों को जोड़ के प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी। या प्राइम कॉस्ट का आंसर दे दिया तो कोई एक वैल्यू मिसिंग कर दी, तो इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हो ऐड करके। क्या आ सकता है? फैक्ट्री ओवरहेड। समझ आ गई बात आपको? अब इसमें जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको आप ये बोल सकते हो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोल सकते हो? अब इसमें ऐड क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, और लेस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, ये लो। तो फिर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आ जाएगी? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? वो
नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब उसके बाद फॉर्मेट में क्या ऐड करना है आपको आगे? फैक्ट्री के बाद खर्चे आते हैं अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, समझ गए? फिर ये जो वैल्यू आएगी इस नेट फैक्ट्री कॉस्ट में, अगर आप इसको जोड़ दोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, तो इससे आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर यहाँ लिखोगे आप लोग एड ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर लेस लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हाँ, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आप क्या करोगे यहाँ पर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इससे आपको क्या मिल जाएगी? टोटल कॉस्ट, और प्लस अगर आप क्या कर दोगे इसके अंदर प्रॉफिट, तो प्लस प्रॉफिट करने से आपको क्या मिल जाएगी? यहाँ पर सेल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सेल्स। तो ये आपके हैं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले लिख देता हूँ, जैसे अगर आपको क्या निकालना हो बेटा? प्रोडक्शन निकालना हो। क्या निकालना हो आपको? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सेल्स में प्लस करोगे किसको? क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कौन सा वाला? फिनिश गुड्स वाला, और माइनस क्या कर दोगे? ओपनिंग स्टॉक कर दोगे। माइनस क्या कर दोगे बेटा आप सभी? ओपनिंग स्टॉक। अगर सेल चाहिए तो क्या करोगे आप लोग? कि प्रोडक्शन लिया और क्या कर दिया? ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिया, और माइनस क्या कर दिया? क्लोजिंग स्टॉक कर दिया। अरे बात समझ में आ गई? तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपके लिए एग्जाम में काम आ सकते हैं। फटाफट लिखो उसको। देखो सभी, अगला नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 है आपका। लो साफ फोटो लो। यस, कंटिन्यू। ले ली क्या? यस। चलो, देखो अगला चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन ही समझा देता हूँ। वो क्वेश्चन आया है 2016 में, निकालिए सभी। हाँ, 2016 में आया है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर है 17, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिनके पास सीरीज है तो वो एक क्वेश्चन है आपकी सीरीज में मिल जाएगा आपको, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाला। अपूर्ण ठेके खाते, हिंदी में एक तो दिक्कत आती है, अपूर्ण ठेके खाते यानी कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब बहुत आसान सा होता है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है किसी भी हाउस का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी का भी, अगर उसका कंस्ट्रक्शन
मतलब उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। देखो मैं मेजर पॉइंट ही बोलूँगा इस वर्ड के, तो ध्यान से समझना, अगर नहीं हो तो वापस रिपीट करके देख लेना। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला मेजर पॉइंट क्या है कि अगर आप 2 या 3 साल अगर आप या इससे ज़्यादा का अगर आपका समय चलता है किसी भी कंस्ट्रक्शन हाउस को कंप्लीट करने के लिए, या फिर किसी भी आप ये समझ लो बिल्डिंग को या ब्रिज को या रिवर के लिए ब्रिज को जो तैयार करते हो, या रोड को, कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करते हो, अगर उसको करने के लिए 2-3 साल 1 साल से ज़्यादा का समय चला जाता है, उसको तो क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग कहा जाता है। अब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में टोटल यहाँ पर जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो होते हैं 4 पॉइंट। सबसे पहला होता है बेटा एक तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और दूसरा होता है यहाँ वर्क सर्टिफाइड, और तीसरा होता है वर्क अनसर्टिफाइड, और यहाँ पर फोर्थ होता है आपके लिए कैश रिसीव्ड। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो वो होता है कि जो पूरे उस डील का जो कंस्ट्रक्शन की जो भी डील करी है हमने, उसकी पूरी काम करने की जो प्राइस होती है वो तो क्या कहलाती है आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क अनसर्टिफाइड क्या कहलाता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल मतलब उसको रखा गया है, तो वो जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम कर लिया, सपोज 10 लाख रुपए का काम है, अगर उसने वो काम 4 लाख रुपए जितना कर लिया, कितने रुपए का कर लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्टर की अगर क्या बोलता है कि सर 4 लाख रुपए जितना मैंने आपका काम कर दिया है, तो उसके हिसाब से आप मुझे कैश दे दीजिए, तो जितना कैश देंगे वो तो क्या कहलाएगा, कैश रिसीव। लेकिन जब उसके आर्किटेक्चर को बुलाया, जो नक्शा बनाता है आर्किटेक्चर को बुलाया कि देख भाई जाके वो 4 लाख रुपए जितना काम किया क्या उसने, तो उसने बोला कि नहीं भैया सर आपके ना वो 4 लाख रुपए जितना काम नहीं किया, आपका कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोल रहा है, तो 3,75,000 का ही क्या किया, काम किया, 3,75,000 रुपए का ही काम हुआ। तो मतलब जितने का सर्टिफाइड हो गया बाय आर्किटेक्चर, सर्टिफाइड हो गया, प्रमाणित हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ इतना काम हुआ है, तो वो तो क्या कहलाता है, तो 375 तो वर्क सर्टिफाइड हो गए, और 25,000 क्या हो गया आपके लिए, क्यों, क्योंकि वो वर्क किया तो है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एक्सेप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। समझ आ गया वो देखो, तो कॉन्ट्रैक्टिंग ने वो क्या नहीं किया, किसके थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू। क्लियर है क्या आपको। चलो तो अब क्या होता है कि इसमें कुछ और बातें भी होती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्मेट बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बनाते हो, तो सुनना यहाँ पर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आया है बेटा, नॉशनल प्रॉफिट आया, क्या आया, नॉशनल प्रॉफिट आया, तो 3 से 4 केस होते हैं, 2-3 केस होते हैं, ध्यान से समझना। कोई भी केस सामने हो, अब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, सर्टिफाइड परसेंटेज। जैसे फॉर्मूला होता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100। तो वर्क सर्टिफाइड अभी यहाँ कितने का हुआ था, 375 का, और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितने रुपए थी, 10 लाख रुपए, तो 37.5% काम हो गया। अरे कितना परसेंट काम हो गया। तो ऐसे आपको क्या निकालना है, यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है, और वो परसेंटेज ही आपको ले जाएंगे कहाँ, अगर आपका परसेंटेज इफ लेस देन 25%, क्या हो, लेस देन मतलब 25% से क्या हो, कम हो। अगर आपका सर्टिफाइड परसेंटेज 25% से क्या आया हो, तो सिंपल सी बात मैं आपको यह कहता हूं कि आपके P&L में वैल्यू तो हो जाएगी नील, समझ आ गई बात को। और वर्क इन प्रोग्रेस ब्रैकेट में लिख देते हैं रिजर्व यानी WIP, और वहां फुल वैल्यू कहां चली जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ नॉशनल प्रॉफिट। तो नॉशनल प्रॉफिट की पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, WIP रिजर्व में चली जाएगी। समझ आ गई बताओ, इस नॉशनल प्रॉफिट की वैल्यू को कहाँ कितना कहाँ लिखना है, उसके लिए ये बनाया जा रहा है। सेकंड बताओ, सेकंड क्या है, सेकंड अगर इफ आपका जो 25% मोर देन
बट अप टू 50%, मतलब 25 और 50% के क्या हो, 25% से ज़्यादा और 50% से कम हो, तो आप क्या करोगे, तो आप अपनी P&L में इस बार वैल्यू शिफ्ट होगी, तो नेट नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अरे बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया 1/3 का फॉर्मूला। 1/3 का फॉर्मूला कब जाता है कि जब आपका 25% और 50% का क्या आता हो, बीच में आता हो। और दूसरा, अब वही कि WIP में वैल्यू कैसे जाएगी, अब ये जो भी वैल्यू आई यहाँ पर है ना, तो नॉशनल प्रॉफिट में से आप इस P&L की वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो। जो रिमेनिंग बचेगी बैलेंसिंग फिगर वो कहाँ चला जाएगा, WIP रिजर्व में चला जाएगा। चलो अब इसका तीसरा केस है, तीसरा पॉइंट है, सिंपल सा, ध्यान से समझना। अब तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इफ 50% मोर देन, ठीक है, तो यहां पर P&L में वैल्यू कैसी जाएगी, नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। बस क्या फर्क है, या 1/3 आ गया, इधर 2/3 आ गया। और फिर WIP रिजर्व में वैल्यू कैसे जाएगी कि नॉशनल प्रॉफिट में क्या माइनस कर दो आप लोग, P&L को माइनस कर दो। अरे ये चीज़ क्लियर देखिए आपको। तो ये आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट क्वेश्चन है, आप इसको रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये बातें। और आज का हमारे इस क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन या तो प्रैक्टिकल आ सकता है या फिर थ्योरेटिकल आ सकता है, बट जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात कह देते हैं तो मेरे हिसाब से तो रिकंसिलिएशन का प्रैक्टिकल आने का चांस है, ठीक है, प्रैक्टिकल आने का पूरा चांस है, जहाँ तक मेरे को लगता है प्रैक्टिकल आने का चांस है आपका। और उसका थ्योरी का आने का चांस है प्रोसेस कोस्टिंग का। एक प्रोसेस कोस्टिंग और कर लेना। तो अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, वो देख लीजिए। प्रोसेस कोस्टिंग भी इजी ही पड़ती है आप सभी के लिए। हम्म 2016 का क्वेश्चन नंबर 18, इसका क्वेश्चन बोल देता हूँ। एक्सप्लेन नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज एंड अब नॉर्मल इफेक्टिव्स। और 2017 का क्वेश्चन नंबर 18। और क्या कर सकते हो आप, क्या आ सकता है, ठीक है चलो। हाँ जी, आज की क्लास बहुत है हमारी, और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और ये हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है इस 2020-21 का। क्लियर है क्या, 21 है कि 22 है, क्या है 21-22 का 20। एक तो एग्ज़ाम का पता ही नहीं पड़ता है, पिछले साल के एग्ज़ाम अब हो रहे हैं आप सब सके, समझ आ गई बात को। तो 21-22 का सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा फॉर मैराथन क्लासेस। तो आज की हमारी लास्ट क्लास है, और आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देते हैं इस लास्ट क्लास के साथ कि इस बार आप सभी को आई होप सो क्या कंफर्म्ड सभी बच्चे पास हो जाओगे। जब और बीकॉम सेकेंडरी की आपकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की क्लासेस है वो आपको नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू रेगुलर मिलने लग जाएगी, ताकि आपको एग्जाम टाइम में इतना एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं हो। कंप्लीट जो बुक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आते हैं फुल ऑन इजी वे से, इजी लैंग्वेज से, इजी नोट से आप सभी को मिल जाएगी। ओके चलो, थैंक्स।
दिसंबर में अनाउंसमेंट करेगा। हाँ, और आप 7 दिसंबर को जरूर बताना कार्ड आपको ऑनलाइन